नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मारा गया गैंगस्टर, यूपी एसटीएफ ने कानपुर में किया ढेर। दोस्तों, आपको बता दें कि मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को सीने और कमर में गोली लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हमने फायरिंग की आवाज सुनी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हमने गोली की आवाज सुनी, इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए। हम लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार घायल विकास दुबे को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 5 लाख के इनामी विकास दुबे की मौत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज देखने को भी मिल रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। इसलिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वापस लौटा है लॉकडाउन 2। देश के कई हिस्सों में लगाया गया है लॉकडाउन 2। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अखिलेश बोले कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर से पकड़ा गया अपराधी विकास दुबे शुक्रवार को कानपुर में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अखिलेश के अलावा मायावती, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी इस एनकाउंटर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एशिया के सबसे बड़े रीवा सोलर प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। कहा कि रीवा ने रचा इतिहास। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री इस इवेंट में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रीवा ने इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से हो रही है और अब इसमें एशिया का सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। ऊपर से देखने में लगता है कि खेतों में सोलर पैनल मौजूद है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश और रीवा के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनने में मदद करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट है। यह दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी, जबकि शेष 76% मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम को देगी। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, वापस लौटा लॉकडाउन 2। देश के कई हिस्सों में लगा है लॉकडाउन 2। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते महामारी के मामले को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल और अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। यूपी की तरह ही कई ऐसे राज्य हैं जहां महामारी को देखते हुए फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यूपी का मऊ जिला भी इसमें शामिल है, जहां 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि हर रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा।
अभी हाल में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अगले आदेश तक अब हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में भी 10 से 16 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस बाबत डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। पटना में तेजी से बढ़ते महामारी की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि यहाँ जरूरी सेवाएं शुरू रहेंगी और लोग किराना और दूध आदि सामान खरीद सकेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि केरल सरकार ने बीते रविवार रात को राजधानी तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। ये शहर में सोमवार सुबह 6 बजे से लागू हो गया है। यह फैसला जिले लोकल ट्रांसमिशन की वजह से एक दिन में महामारी केसों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को केरल में कुल 225 नए केस दर्ज हुए। दोस्तों आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। इसी तरह दोस्तों असम में भी महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुवाहाटी में भी 28 जून की मध्य रात्रि से 12 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों के बीच मणिपुर सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऐलान किया था कि राज्य में अगले 15 दिनों यानी कि 1 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा तेलंगाना सरकार भी हैदराबाद में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। दोस्तों जिस तरीके से पूरे देश में महामारी तेजी से फैल रही है, इस बीच राज्य सरकारें दोबारा से लॉकडाउन लगा रही हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आसमान छूने लगा है टमाटर का भाव। कई शहरों में 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि देश के ज्यादातर शहरों में टमाटर का खुदरा भाव एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। किचन के सबसे जरूरी आइटम में शामिल टमाटर का भाव अधिकतर शहरों में 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, जो महीने भर पहले 20 रुपए के आसपास था। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी माना कि पिछले कुछ दिनों में टमाटर के भाव में तेजी आई है। उनके मुताबिक इसकी मुख्य वजह है कि टमाटर की फसल के लिहाज से ये ऑफ सीजन है और जल्दी खराब हो जाने की इसकी प्रकृति की वजह से ये महंगा हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक चेन्नई को छोड़कर सभी मेट्रो शहर में टमाटर का खुदरा भाव 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक गुरुग्राम, गंगटोक और रायपुर जैसे शहरों में ये 70 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। गोरखपुर, कोटा और दीमापुर में ये 80 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शहर में टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है? कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 50 करोड़ कामगारों को राहत देने की मोदी सरकार की तैयारी। न्यूनतम वेतन कानून का आ गया है ड्राफ्ट। दोस्तों आपको बता दें कि श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर सरकार के खिलाफ बनती धारणा और राजनीतिक बवालों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने कामगारों के न्यूनतम वेतन तय करने के लिए ज्यादा प्रभावी कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने ड्राफ्ट कोड ऑन वेज सेंट्रल रूल्स के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इससे देश भर के 50 करोड़ कर्मचारियों और श्रमिकों को फायदा हो सकता है। सरकार ने मंगलवार को ही यह गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें सभी पक्षों की राय मांगी गई है, जिसके बाद अंतिम नियम कानून तैयार किए जाएंगे। गौरतलब है कि संसद में 1 साल पहले ही कोड ऑन वेजेस बिल पारित हो चुका है। सरकार का दावा है कि इसमें न केवल लोगों की जीविका बल्कि उनके बेहतर जीवन का ध्यान भी रखा गया है। प्रारूप के मुताबिक न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के पास होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्लाज्मा की ना हो किल्लत। केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों को दिए हैं ये आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा की किल्लत ना हो और स्टॉक बना रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को जारी किए गए आदेश के मुताबिक प्लाज्मा की अनुमानित जरूरत और कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा मांगने वाले अस्पताल स्वैच्छिक डोनर और रिप्लेसमेंट डोनर भी भेजें। आदेश के मुताबिक अब अस्पतालों को प्लाज्मा तभी मिलेगा जब वे जरूरी कागजात के साथ प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनर भी भेजेंगे। दिल्ली के मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने भी सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के एमएस और इंचार्ज को आदेश जारी करके अस्पतालों में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रामविलास पासवान बोले ई कॉमर्स कारोबारियों को प्रोडक्ट किस देश में बना है डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य, अब सख्ती से होगा नियमों का पालन। दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारों को उन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके तहत कंपनियां और ई कॉमर्स कारोबारियों को सभी उत्पादों पर उनके देश को डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा, यानी कि प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या नहीं, अगर नहीं है तो किस देश का प्रोडक्ट है यह बताना अनिवार्य होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सभी उत्पादों पर उसके प्रोडक्ट किस देश का है उल्लेख करने का प्रावधान जनवरी 2018 से लागू है और यह कानून सभी मैन्युफैक्चरर, आयातकों, पैकर्स और ई कॉमर्स कारोबारियों के लिए भी है।
वाणिज्य मंत्रालय से अब ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां भी इस नियम का सख्ती से पालन करें। पासवान ने कहा कि हमने बार बार बताया है कि हमारे पास इस तरह का प्रावधान है। हमने राज्य सरकारों को प्रावधान को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद पर उसके पॉइंट टू ओरिजिन का ब्यौरा होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। दिल्ली में बढ़ा है तापमान, इन राज्यों में है अलर्ट, जाने आपके राज्य में कब होगी बारिश। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में कई राज्यों में गुरुवार को जबरदस्त बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई यानी कि आज कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्व और मध्य उत्तर प्रदेश में 1 या 2 बहुत भारी बारिश के साथ बहुत कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और केरल में 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पंजाब, उत्तर हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण और पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में दिन में उमस भरा मौसम रहने और बारिश न होने से दिल्ली वासी बेहाल रहेंगे। हालांकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि आर्द्रता का स्तर 92% तक पहुंच गया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि कानपुर कांड और एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए जांच। दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर में 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश विकास दुबे के शुक्रवार को उत्तर प्रदेश एसटीएफ से मुठभेड़ में ढेर होने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। मुठभेड़ को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी मुठभेड़ के तरीके को लेकर संदेह जताया है। आपको बता दें कि मायावती ने इसके साथ ही कानपुर में 2-3 जुलाई की रात विकास दुबे के घर दबिश देने के दौरान बलिदान देने वाले 8 पुलिसकर्मियों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि ऐसे कदमों से यूपी अपराध मुक्त हो सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विकास दुबे की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस मुठभेड़ की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी संकट को ले तेजस्वी का सीएम नीतीश पर पलटवार, बंद करिए जनता के जीवन से खिलवाड़, रोकिए संक्रमण। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में महामारी संक्रमण के विस्फोट के बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के जीवन से खिलवाड़ बंद करें, अभी भी जागे और महामारी संक्रमण को रोकने के लिए कोई प्लान लेकर सामने आए। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में 2-3 दिनों से महामारी संक्रमण का विस्फोट हो रहा है। 2 दिनों से संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 700 के पार चला गया है। हालात को देखते हुए पटना और भागलपुर सहित कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। तेजस्वी यादव का ट्वीट इसी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री को घेरता है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, विकास दुबे एनकाउंटर पर आया दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले जिसका शक था वही हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर का मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके यूपी पुलिस और योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सवाल उठाया जिसमें कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया गया था। आपको बता दें कि ट्वीट में कहा गया है कि जिसका शक था वही हुआ। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से और पुलिस वालों से और शासकीय अपराधियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि यह पता लगाना आवश्यक है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को सरेंडर के लिए क्यों चुना। मध्य प्रदेश में कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस से एनकाउंटर से बचने आया था। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नागरिकता संशोधन बिल लाने के बाद ही रच ली गई थी दिल्ली घटना की साजिश, दिल्ली पुलिस का हलफनामा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन बिल लाए जाने के बाद से ही दिसंबर में ही दिल्ली घटना की पटकथा लिख दी गई थी। दिल्ली घटना की साजिश बड़े पैमाने पर रची गई थी। ये साजिश 13 से 15 दिसंबर को जामिया नगर इलाके में हुए घटना के साथ रची गई थी।
इस साजिश में जामिया मिलिया के छात्रों के काफी ग्रुप और स्थानीय ग्रुपों को मिलाकर एक नया बड़ा ग्रुप बनाया गया था, जिसमें कई नेता भी शामिल हो गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में ये बातें कही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से 17 सितंबर 2020 तक का समय मांगा है। स्पेशल सेल दिल्ली घटना की साजिश की जांच कर रही है और घटना की साजिश करने वाले काफी आरोपियों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी का अब तक का बड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 26,500 नए केस और 21,000 लोगों ने तोड़े दम। दोस्तों आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहे महामारी के पिछले 24 घंटे में 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान महामारी संक्रमण के 26,506 नए मामले सामने आए, जिससे कि संक्रमितों की संख्या 7,93,802 हो गई है। इससे एक दिन में सबसे ज्यादा 24,869 मामले सामने आए थे। संक्रमण में तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है तथा इस दौरान 19,135 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब कुल 4,95,513 लोग वायरस को मात दे चुके हैं। देश में अभी महामारी के 2,76,685 एक्टिव केस हैं, जबकि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 475 लोगों ने दम तोड़े हैं, जिससे कि मृतकों की संख्या 21,604 हो गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत की दो टूक, कश्मीर हमारा हिस्सा, साजिशें करना छोड़ दे पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जुगत में जुटे पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। एक बार फिर से भारत ने दो टूक कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए पाकिस्तान अपनी साजिशें करना छोड़ दे। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त सचिव ने कहा कि भारत सहित पूरी दुनिया जहां अपराध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है, तो वहीं पाकिस्तान ने अपराध को मुख्य धारा में रखा हुआ है। वहीं इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भी भारत ने पाक को बेनकाब करते हुए अपराध को पनाह देने का आरोप लगाया था। दोस्तों आपको बता दें कि सिंघवी ने कहा था कि जब दुनिया महामारी से मुकाबले के लिए एकजुट हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एक राज्य की सीमा पर अपराध को प्रायोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश जिसने मुंबई, पठानकोट, उरी और पुलवामा में अपराध किए, वह अब विश्व समुदाय को उपदेश दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पहले से ही थी मारे जाने की आशंका। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हालांकि याचिका गुरुवार देर रात दायर की गई थी, जिसमें विकास दुबे का भी एनकाउंटर किए जाने की आशंका जाहिर की गई थी। एक वकील घनश्याम उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता आज ही सुनवाई की मांग भी कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है कि विकास दुबे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में गार्ड को खुद ही अपनी जानकारी दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश पुलिस को खुद ही गिरफ्तारी दी ताकि मुठभेड़ से बच सके। याचिका में आशंका जताई गई थी कि यूपी पुलिस विकास का एनकाउंटर कर सकती है। आपको बता दें कि याचिका में मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि दुबे का घर, शॉपिंग मॉल और गाड़ियां तोड़ने पर यूपी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मामले की जांच के लिए समय सीमा भी तय की जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर ना कर सके और उसकी जान बचाई जा सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं